मेरा नाम आरती शर्मा है और मैं 22 साल की हूँ। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले की गलियों में, जहाँ हर घर की अपनी एक कहानी है, मैं अपने मामा जी राहुल शर्मा के घर रहती हूँ। मेरे माता पिता तो बचपन में ही एक दुर्घटना में गुजर गए थे और तब से मामा जी का यह 3 मंजिला घर ही मेरा अपना ठिकाना है। यह घर यूं तो 5 गज पर बना है, मगर इसमें 6 कमरे और बेशुमार यादें समाई हुई हैं। हर मंजिल पर 2 कमरे हैं, जो हमारे छोटे से परिवार की व्यापकता को बयान करते हैं। सबसे निचली मंजिल पर मेरे मामा जी राहुल रहते हैं, जो अपनी 48 साल की उम्र में भी किसी नौजवान से कम नहीं लगते। उनके व्यक्तित्व में एक मजबूती और गरिमा है, जैसे वह अपने दूध के कारोबार की तरह ही शुद्ध और अटल हों। उनकी पत्नी, मेरी मामी जी सोनिया देवी, 45 बरस की है, मगर उन्हें देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उनकी उम्र इतनी होगी। उनका चेहरा दूधिया रंगत और आंखों में एक खास चमक लिए हुए है, जैसे वक़्त ने उन्हें छूकर भी न छुआ हो। विक्रम, मामा जी का बड़ा बेटा और मेरा भाई जैसा चचेरा भाई, 24 साल का है। वह शहर की एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी जिंदगी शहर की तेज रफ्तार धड़कनों से हमकदम है। अक्सर देर रात वह अपने दोस्तों के साथ शहर की रौनक में खोया रहता है और घर बस रात गुजारने के लिए आता है। दूसरी मंजिल पर मैं और मामा जी की छोटी बेटी, मेरी चंचल चचेरी बहन रुक्मणी शर्मा रहते हैं। रुक्मणी 20 साल की है और कॉलेज में पढ़ती है। उसे किताबों से ज्यादा फैशन की दुनिया से प्यार है। उसकी मुस्कुराहट और फैशन का जुनून उसे घर में सबसे आकर्षक बनाता है। उसका रंग मुझसे भी ज्यादा गोरा है और उसकी आंखों में एक शरारत सी झलकती है। सबसे ऊपर वाली मंजिल, जो छत के करीब है, मेरे सबसे छोटे चचेरे भाई विशाल शर्मा का ठिकाना है। विशाल 18 बरस का है और उसे कबूतरबाजी का बेपनाह शौक है। उसकी दुनिया उसके कबूतरों के इर्द गिर्द घूमती है और दिन भर हूं हूं की आवाजें उसके कमरे से आती रहती हैं। उसके कमरे के साथ ही एक कबूतर खाना है, जहां उसके प्यारे परिंदे रहते हैं, और एक बड़ा स्टोर रूम जहां हम घर का फालतू सामान रखते हैं। ये स्टोर रूम अक्सर खुला रहता है क्योंकि इस पर कोई ताला नहीं लगा। मैंने हाल ही में अपनी स्नातक ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है और अब मामी जी के साथ घर के कामों में हाथ बटाती हूँ। मैं एक पतली और स्मार्ट लड़की हूँ। मेरा रंग भी दूधिया गोरा है और लोग मुझे अक्सर खूबसूरती और सादगी का मिश्रण कहते हैं। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। अपनी सादगी के बावजूद मेरी भी एक छोटी सी दुनिया थी, एक गोपनीय मित्र जिससे मैं रोज बातों के जरिए जुड़ी रहती थी। मेरा ज्यादातर खाली समय विशाल के कमरे में गुजरता था, जहां उसका कंप्यूटर मेरा इंटरनेट का द्वार था। यहीं मैं फेसबुक पर वक़्त बिताती, फिल्में देखती या अपने दोस्त से चैट करती। विशाल के कबूतरों की आवाज़ें और उसका अपनी दुनिया में मग्न होना मुझे एक अजीब सुकून देता था। खामोश निगरानी और पहला शक। यह गर्मियों की एक दोपहर का वक़्त था। सूरज आसमान पर पूरी आबोताब से चमक रहा था और घर के अंदर भी हवा में एक बोझिलपन था। खाना पकाने, सबको खिलाने और बर्तन समेटने के बाद मैं थककर चूर हो चुकी थी, मगर गर्मी की शिद्दत ऐसी थी कि सोने को दिल नहीं चाह रहा था। मेरे जहन में आया, क्यों न विशाल के कमरे में जाकर थोड़ी देर इंटरनेट इस्तेमाल करूं, शायद कुछ वक्त दिल बहल जाए। ये सोचकर मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। जब मैं विशाल के कमरे में पहुंची तो वह वहां मौजूद नहीं था, मगर उसका कंप्यूटर ऑन था और उसकी स्क्रीन पर मेरी ही एक बहुत खूबसूरत तस्वीर लगी हुई थी। एक लम्हे के लिए मैं हैरान रह गई कि मेरी तस्वीर यहाँ कैसे? क्या विशाल मुझे छिप छिप कर देखता है? मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। मैंने जल्दी से कमरे से बाहर कदम निकाला और नीचे आ गई। बाकी का सारा दिन भी यूं ही गुजर गया, एक अजीब सी बेचैनी के साथ। जून का महीना था और गर्मी अपने चरम पर थी। रात को अक्सर हम सब 9 बजे के बाद छत पर सोने चले जाते थे। मामी जी और मामा जी अपने कमरों में सोते थे और विक्रम भी अपने कमरे को तरजीह देता था, मगर मैं और विशाल छत पर ही चारपाइयां बिछाकर सोते थे। खुली हवा और तारों भरी रात का अपना ही मजा था। एक रात जब सारी दुनिया सो रही थी, मेरी प्यास की शिद्दत से आंख खुल गई। मेरा कंठ सूख चुका था और मुझे पानी की तीव्र इच्छा थी। मैंने करवट बदली, उठकर बैठ गई और पानी पीने नीचे जाने लगी। तभी मेरी नज़र विशाल की चारपाई पर पड़ी, जो खाली थी। मुझे लगा शायद वह भी पानी पीने नीचे गया होगा, क्योंकि अक्सर रातों को हमारा पानी खत्म हो जाता था या फिर वह गर्म होकर पीने के काबिल नहीं रहता था। जब मैं विशाल के कमरे के करीब से गुजरी तो उसके कमरे की लाइट जलती देखकर मैं चौंक गई। रात को हमेशा मैं ही सब लाइटें बंद किया करती थी। दरवाजे पर हल्का सा हाथ लगाया तो वह अंदर से बंद था। मेरे जहन में तुरंत वही तस्वीर घूम गई जो दिन में मैंने उसके कंप्यूटर पर देखी थी। यकीनन वही अंदर होगा। ये सोचकर मैंने खुद को तसल्ली दी और नीचे पानी पीने चली गई। फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पी रही थी कि अचानक मेरे जहन में एक तीव्र शक ने जन्म लिया। कहीं विशाल दोबारा मेरी तस्वीर तो नहीं देख रहा होगा?
ये ख्याल बिजली की तरह मेरे दिमाग में कौंधा और मैं फौरन छत की तरफ वापस भागी। हमारे घर के दरवाजे पुराने लकड़ी के थे और उनमें अक्सर छोटे छोटे सुराख हुआ करते थे। मैंने दरवाजे पर गौर किया, कोई सुराख मिल जाए ताकि मैं अंदर झांक सकूं। जब वहां कुछ न मिला तो मैं खिड़की की तरफ गई और वहां एक छोटा सा दरार देखा। मेरी आंख इस दरार से अंदर झांकी और जो मैंने देखा वह मेरे शक को यकीन में बदल गया। विशाल दोबारा मेरे ही तस्वीर को कंप्यूटर पर घूर रहा था। कुछ देर बाद वह उठा और कंप्यूटर बंद करने लगा। मैं तेजी से पीछे हटी और अपनी चारपाई पर आकर लेट गई, सोने का नाटक करने लगी। तभी विशाल अपने कमरे से निकला और नीचे चला गया। संभवतः पानी पीने ही गया होगा। थोड़ी देर बाद वह वापस आया, अपनी चारपाई पर लेटा और सो गया। विशाल तो सो गया, मगर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मेरे दिलो दिमाग में वही मंजर बार बार घूम रहा था। एक अजीब सा एहसास, एक उलझन और एक चिंता ने मुझे घेर लिया था। मुझे पता ही न चला कि कब मेरी आंख लगी और जब खुली तो काफी सुबह हो चुकी थी। सूरज अपनी किरणें बिखेरने ही वाला था। मैं जल्दी से उठी और नीचे अपने कमरे में आ गई। सुबह का दस्तूर और एक नई पहेली। नहा धोकर कपड़े बदलने के बाद मैं रसोई में गई तो मामी जी पहले से वहां मौजूद थीं और नाश्ते की तैयारी कर रही थीं। मुझे देखकर उन्होंने हल्का सा मुस्कुराया और बोली, उठ गई मेरी आरती, क्या बात है आज बहुत देर से उठी हो? रात अच्छी नींद नहीं आई क्या? मैंने थोड़ी झिझक के साथ कहा, बस मामी जी, आप तो जानती हैं कि कितनी गर्मी पड़ रही है। रात को जरा देर से आंख लगी थी, इसलिए उठने में देर हो गई। मामी जी ने शफकूत से कहा, कोई बात नहीं बेटा, नाश्ता मैंने बना लिया है, दोपहर का खाना तुम तैयार कर लेना। मैंने कहा, जी मामी जी, मैं कर लूंगी, और नाश्ते की तैयारी में उनका हाथ बंटाने लगी। मामी जी ने मुझे रोका, छोड़ो ये सब, पहले देखो तो सही, रुक्मणी और विशाल तैयार हुए हैं या नहीं। मैंने कहा, ऊपर छत पर तो नजर नहीं आए, लगता है कॉलेज के लिए तैयार हो रहे होंगे। मामी जी ने कहा, ठीक है, जाकर विक्रम को भी जगा दो, उसे भी दफ्तर जाना है। मामी जी की बात सुनकर मैंने विक्रम के कमरे का दरवाजा खटखटाया। विक्रम भैया, उठ जाओ, नाश्ता तैयार है और तुम्हें दफ्तर भी जाना है। अंदर से विक्रम की गहरी आवाज आई, अच्छा, मैं उठ गया हूँ आरती, अभी तैयार होकर आता हूँ। विक्रम को जगाकर मैं वापस रसोई में आई तो विशाल और रुक्मणी भी कॉलेज की वर्दी में नीचे आ चुके थे। विशाल को देखते ही मुझे रात वाला सारा मंजर दोबारा याद आ गया और मेरी नज़र खुद ब खुद उसके चेहरे पर ठहर गई। मैंने जल्दी से अपनी निगाहें हटाईं और उसे छेड़ते हुए कहा, क्यों विशाल, क्या बात है आजकल बहुत देर से उठ रहे हो? कॉलेज नहीं जाना होता क्या? मेरी बात सुनकर विशाल हंस पड़ा और बोला, अरे दीदी, मुझे कॉलेज जाना होता है, आपको जगाने के लिए थोड़ी जाना होता है, और अगर अब जल्दी से नाश्ता नहीं मिलेगा तो मैं पक्का कॉलेज से देर हो जाऊंगा। तभी रुक्मणी बोली, हाँ हाँ, रहने दे, मुझे पता है कि तू कॉलेज में क्या पढ़ाई करता है, सारा दिन बस कबूतरों की बातें ही करता होगा वहां। रुक्मणी की बात सुनकर विशाल चिढ़ गया और बोला, बस बस, मैं भी जानता हूं कि तू अपने कॉलेज में अपनी सहेलियों के साथ सारा दिन नए फैशन की बातों के अलावा कौन सा तीर मारती है। मैंने बीच में पढ़कर उन्हें रोका, बस करो, अभी लड़ना नहीं है, चलो चुपचाप बैठो, मैं नाश्ता लाती हूँ। मैं रसोई में गई और जल्दी से सबको नाश्ता दिया। सबने नाश्ता किया और अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो गए। घर में अब सिर्फ मामी जी और मैं रह गए। मामी जी ने मुझे प्यार से बुलाया, आरती, तुम बर्तन धो लो, फिर दोपहर के लिए भी कुछ बना लेना, अभी बाद में गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। मैंने कहा, जी मामी जी, और बर्तन धोने में लग गई। बर्तन धोने के बाद मामी जी ने मुझे सब्जी निकाल कर दी और कहा, तुम सब्जी बनाओ, मैं जरा ऊपर विशाल वाला कमरा साफ करके आती हूँ। और वह ऊपर चली गई। मैंने तेजी से सब्जी काटना शुरू की, मगर जब सब्जी काट चुकी तो मुझे एहसास हुआ कि प्याज तो है ही नहीं। अब बनाऊंगी कैसे? मैं रसोई से निकली और ऊपर की तरफ चल पड़ी ताकि मामी जी को बताऊं और प्याज मंगवाऊं। जैसे ही मैं विशाल वाले फ्लोर पर पहुंची, मुझे मामी जी वहां नजर नहीं आई। मैं नीचे आने लगी तो मेरे जहन में ख्याल आया, कहीं वह स्टोर रूम में न हो, सामान सेट कर रही हो। मैंने स्टोर के दरवाजे को हल्का सा हाथ लगाया तो वह खुला, मगर पूरा नहीं। हमारे स्टोर रूम में कोई ताला नहीं था, वह बस खुला ही रहता था। जैसे ही मेरी नजर अंदर गई, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई इस मंजर को देखकर। और तभी मामी जी ने भी मुझे देख लिया और मैं वहां से सीधा नीचे अपने कमरे की तरफ भागी। कमरे में घुसकर मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने जो देखा वह सच था। मुझे अपने कमरे में आए हुए लगभग 10 मिनट हो चुके थे कि तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं समझ गई कि यह मामी जी ही होंगी और इसी बात पर बात करने आई होंगी जो मैंने अभी देखी है। मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी कि अपनी मामी जी का सामना कर सकूं। मैं जरा बुज़दिल किस्म की लड़की हूं और हर बात पर घबरा जाती हूं। मामी जी ने फिर दस्तक दी तो मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके कहा, मैं आती हूं मामी जी, आप चलो।
जब मुझे कमरे में काफ़ी देर हो गई तो मामी जी फिर आईं और दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोली, आरती, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। देखो, जो भी बात है हम दोनों बैठकर बात करते हैं। इस तरह दरवाज़ा बंद करके बैठोगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। चलो शाबाश, दरवाज़ा खोलो अब। मैं कमरे में बैठी घबरा रही थी और मामी जी को भी डर था कि अगर मैंने दरवाज़ा न खोला और इसी तरह कमरा बंद करके बैठी रही तो घर वालों को क्या बताएंगी, और अगर मैंने किसी को कुछ बता दिया तो वह किसी के सामने क्या बोल पाएंगी। इसीलिए मामी जी मुझे बहलाकर दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रही थीं। खैर, मामी जी के थौड्ढा और जोर देने पर मैंने हिम्मत की और दरवाज़ा खोल दिया। तो मामी जी मेरी हालत देखकर घबरा गईं और बोलीं, आरती, ये क्या हो गया है तुम्हें? देख तो सही, तेरी क्या हालत हो रही है। दरअसल मैं जितनी देर भी कमरे में रही थी, घबराहट और डर की वजह से मैंने पंखा भी ऑन नहीं किया था। मामी जी का डर था कि पता नहीं अब वह क्या बोलेंगी और क्या होगा। इसी वजह से मैं गर्मी और बंद कमरे की वजह से पसीने से भीग चुकी थी। मामी जी ने कहा, ये क्या, तू इतनी गर्मी में पंखा बंद किए बैठी हुई थी? अपनी हालत तो देख क्या बना ली है तूने। मैंने कहा, मामी जी प्लीज मुझे कुछ नहीं हुआ है और अब मेरे साथ इतना प्यार ना जताओ। जो भी कहना है या मामा जी को बताना है, मुझे नहीं पता। मुझे पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैंने मामी जी को इतना कुछ बोल दिया था जिसका मुझे बोलने के बाद खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। मामी जी ने कहा, देखो आरती, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन जरा चल मेरे साथ और पानी पी ले। मैं चुपचाप मामी जी के साथ चल पड़ी और मामी जी ने मुझे फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल कर दिया जिसे मैंने पिया। तो मामी जी ने कहा, देखो बेटी, अभी जो तुमने देखा प्लीज किसी को बताना नहीं, वरना तेरी मामी किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगी। मैंने मामी जी की तरफ जरा गुस्से से देखा और कहा, मामी जी आपने तो हम सबको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। अब जो भी हो मैं मामा जी को जरूर बताऊंगी। मेरी बात सुनकर मामी जी रोने लगीं और बोली, आरती, मैं मामी हूं तेरी, क्या तू मेरी यह एक गलती भी माफ नहीं कर सकती? देख, अगर तेरे मामा जी को इस बात का पता चला तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ देंगे। मामी जी के इस तरह रोने और माफी मांगने से मेरा दिल पिघल गया और मैंने कहा, ठीक है मामी जी, मैं नहीं बताऊंगी किसी को, लेकिन अब आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने यह सब क्यों किया। मेरी बात सुनकर मामी जी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोली, लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो आरती? तुम्हें क्या मिलेगा ये सब जानकर? मैंने मामी जी की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पता मामी जी कि मुझे क्या मिल जाएगा, लेकिन हाँ, बस मैंने जो पूछा है इसीलिए कि आखिर आपने यह सब क्यों किया। क्या मामा जी आपको शुरू से ही पसंद नहीं थे? मेरी बात सुनकर मामी जी का सर झुक गया और वह थोड़ी देर तक मेरे सामने सर झुकाए अपनी उंगलियां मरोड़ती रहीं। फिर मामी जी ने अपना सर उठाया और कहा, ठीक है आरती, मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी चलो तुम खाना बनाओ, क्योंकि विशाल और रुक्मणी के आते ही वह खाने के लिए शोर मचा देंगे और बाकी बातें हम कल कर लेंगे। और मेरे पास से उठकर जाने लगी तो मैंने कहा, मामी जी, जब तक प्याज नहीं मिलेंगे खाना कैसे बनाऊंगी? मामी जी जो मेरा ख्याल है सफाई करने जा रही थीं, वापस मुड़ी और अपना दुपट्टा लेकर बाहर चली गईं और मुझे प्याज ला दी और मैं खाना बनाने लगी और मामी जी सफाई करने चली गईं। फिर मैं सब्जी तैयार करके अपने कमरे में गई और नहाकर जरा फ्रेश हो गई, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था गर्मी बढ़ती जा रही थी। खैर, दोपहर के 1:30 हो गए और मैं अपने कमरे से बाहर आई। रोटी बनाने के लिए तो मामी जी खुद ही खद्दी रोटी बना रही थीं। मुझे देखकर मामी जी ने कहा, अच्छा किया आरती जो नहा लिया है तुमने। मैंने कहा, चलो मामी जी, अब छोड़िए, मैं बना लेती हूँ रोटी, आप जाओ यहाँ से। मामी जी ने मेरी बात सुनकर कहा, क्यों आरती, क्या मैं नहीं बना सकती रोटी? और अपने काम में लग गई तो मैंने कहा, मामी जी बताओ ना प्लीज कि आपने ये सब क्यों किया? मामी जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, देखो आरती, मैंने कहा ना कि कल जब सब चले जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी, और अभी वैसे भी विशाल और रुक्मणी आने वाले हैं, इसलिए आरती जरा सब्र करो। जब मैंने कहा है कि बता दूंगी तो फिर बता दूंगी। हम यह बातें कर ही रहे थे कि बाहर के मुख्य द्वार मेन डोर की घंटी बजने लगी तो मामी जी ने कहा, जाओ दरवाजा खोलो, लगता है रुक्मणी और विशाल आ गए हैं। मामी जी की बात सुनकर मैं बाहर आई और देखा तो रुक्मणी और विशाल ही थे जो गर्मी की वजह से बेहाल हो रहे थे, और दरवाजा खुलते ही वह जल्दी से घर में दाखिल हुए और अपने अपने कमरे की तरफ भाग गए। विशाल और रुक्मणी के घर आ जाने के बाद मेरी और मामी जी की कोई गहरी बात नहीं हुई और सारा दिन घर के कामों में ही निकल गया। फिर हम रात का खाना खाने के बाद सो गए और सुबह सबके जाने के बाद जब मैं बर्तन धो रही थी तो मामी जी ने मुझसे कहा, आरती एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कहा, क्यों मामी जी, ऐसी क्या बात है जो आप इस तरह बात कर रही हो मेरे साथ? मामी जी ने कहा, वह, अगर मैं आज अपने दोस्त के साथ कुछ वक्त बातें कर लूं तो तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं है ना? मैंने मामी जी की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर इस वक्त बड़ी ही अजीब सी तस्वीर थी, जैसे कोई किसी की मिन्नत करते वक्त किसी का चेहरा होता है। मैंने मामी जी को थोड़ा तंग करने के लिए कहा,
नहीं मामी जी, आप आज उससे नहीं मिलोगी। सच्चाई की कड़वाहट। नहीं मामी जी, आप आज उससे नहीं मिलोगी। मेरे यह अल्फाज मामी जी के कानों में गूंजे तो उनका चेहरा फौरन मुरझा गया। उनकी आंखों में इल्तिजा और शर्मिंदगी का एक अजीब सा मिश्रण था। वह एक लम्हे के लिए ठहरी, फिर धीरे से बोली, आरती बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम नहीं समझोगी। उनकी आवाज में दर्द था, मगर मैं अपनी बात पर कायम थी। मैं सब समझती हूँ मामी जी। मैंने उन्हें टोका, आपने जो भी किया ठीक नहीं किया। मामी जी ने गहरा सांस लिया और सब्जी काटने लगी। रसोई में एक खामोशी छा गई, सिर्फ चाकू की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे यह अल्फाज उन्हें अंदर तक तोड़ डर गए हैं। उनके चेहरे पर थकान के आसार गहरे हो गए थे। मैंने पहली बार उन्हें इतना बेबस देखा था। मेरा दिल तो चाहा कि जाकर उन्हें गले लगा लूं और कह दूं कि सब ठीक है, मगर अंदर की नाराजगी मुझे रोके हुए थी। उस दिन मामी जी ने कोई बात नहीं की। सारा दिन वह चुप चुप रहीं, जैसे कोई साया उन पर छा गया हो। उनका वह चहकता हुआ अंदाज, वह मुस्कुराहट, सब गायब था। मैंने महसूस किया कि मेरा फैसला शायद उन्हें ज्यादा तकलीफ दे गया है। शाम को जब घर के बाकी अफराद आए तो माहौल कुछ मामूली हुआ, लेकिन मेरे और मामी जी के दरमियान एक अनकही दीवार खद्दी हो चुकी थी। रात का खाना सबने मिलकर खाया, मगर मामी जी की नजरें मुझसे कतराती रहीं। मैंने भी ज्यादा बात नहीं की, बस काम में लगी रही। रात को जब मैं छत पर सोने गई तो मेरे दिमाग में वहमों का एक तूफान था। विशाल की कंप्यूटर पर मेरी तस्वीर, फिर मामी जी का वह राज, और अब मेरी उन्हें रोका टोकी, सब कुछ मेरे जहन में घूम रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस करवटें बदलती रहीं। क्या मैंने सही किया? क्या मुझे मामी जी की बात मान लेनी चाहिए थी? वह क्यों एक गलत ताल्लुक में है? क्या मामा जी का वाकई किसी और औरत से ताल्लुक है? ये सवालात मेरे दिमाग को खोखला कर रहे थे। मैंने सोचा, अगर मामी जी ने जो बताया वह सच है तो फिर मामा जी भी गलत हैं। और क्या गलती का जवाब गलती से दिया जा सकता है? जासूसी की शुरुआत, मामा जी का फोन। अगले कुछ दिन मेरे लिए बहुत अजीब गुजरे। मेरे जहन में एक ही बात थी, मामा जी राहुल शर्मा का फोन। उसे कैसे हासिल किया जाए और कब? मैंने घर के रोजमर्रा के कामों का गहराई से जायजा लेना शुरू किया। हर व्यक्ति के आने जाने के वक्त उनकी आदतों और उनके रवैयों को नोट करने लगी। मेरा मुशाहिदा बहुत गहरा हो चुका था। मैंने देखा कि मामा जी अपना काम वाला फोन आमतौर पर अपने पास ही रखते थे, या फिर कभी कभी उसे अपने कमरे में चार्जिंग पर लगाकर चले जाते। मेरा मकसद यह था कि जब वह घर पर हों और अपना फोन चार्जिंग पर छोड़ दें तो मैं मौका देखकर उस तक पहुंचूं। ये एक मुश्किल काम था, क्योंकि मामी जी और विक्रम भी दिन के अलग अलग वक्त में घर पर होते थे। पहला मौका मुझे 2 दिन बाद मिला। दोपहर का वक्त था, सब खाना खा चुके थे और मामा जी थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में गए थे। मैंने देखा कि वह अपना फोन चार्जर पर लगाकर सो गए थे। मामी जी रसोई में थीं और रुक्मणी कॉलेज से वापस आ चुकी थी और अपने कमरे में थी। विक्रम अभी दफ्तर से नहीं आया था। यह सबसे अच्छा वक्त था। मैंने धीरे से मामा जी के कमरे का दरवाजा खोला, अंदर झांका। मामा जी गहरी नींद में थे। खर्राटों की हल्की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उनका फोन बिस्तर के बगल की मेज पर चार्ज हो रहा था। मैं दबे पांव अंदर गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने जल्दी से फोन उठाया। लॉक लगा हुआ था। मुझे इस बात का अंदाजा था। मैंने कई बार मामा जी को अपना पैटर्न लगाते देखा था। वह बहुत आसान सा पैटर्न था जो वह अक्सर एक हाथ से लगाते थे। मैंने कांपते हाथों से वह पैटर्न लगाया और फोन खुल गया। मेरी नज़र सबसे पहले कॉल लॉग और मैसेजेस पर गई। मैंने देखा कि पिछले 3 महीनों में एक नंबर से बहुत ज्यादा कॉल और मैसेज थे। यह नंबर पूजा के नाम से सुरक्षित था। मैंने इस नंबर को जल्दी से अपने फोन में छिपाकर सुरक्षित किया। उसके बाद मैंने मैसेज चेक किए, लेकिन ज्यादातर मैसेज कोडवर्ड में थे या फिर सिर्फ ठीक है, मिलते हैं जैसे संक्षिप्त संदेश। मुझे कोई ठोस सबूत नहीं मिला, मगर पूजा नाम का संपर्क और इतनी ज्यादा बातचीत मेरे शक को मजबूत कर रही थी। मैंने जल्दी से फोन वापस रखा और कमरे से बाहर निकल आई। मेरे माथे पर पसीने के खतरे उभर आए थे। उस दिन के बाद से मैंने पूजा के नंबर पर नजर रखना शुरू कर दी। मैंने उसे कुछ दिन तक खामोशी से निगरानी की, सिर्फ यह देखने के लिए कि वह किस वक्त ज्यादा सक्रिय रहती है। मैं उसे सीधे कॉल नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह मुझे नहीं जानती थी और मेरी आवाज सुनकर चौकन्ना हो सकती थी। मेरे जहन में एक नया ख्याल आया। आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया पर लोग अपने नाम से प्रोफाइल बनाते हैं। हो सकता है पूजा की भी कोई प्रोफाइल हो। एक हफ्ते बाद मैं विशाल के कमरे में इंटरनेट इस्तेमाल कर रही थी जब विशाल कॉलेज गया हुआ था। मैंने फेसबुक पर पूजा नाम से खोजा और साथ में दिल्ली के इलाकों के नाम शामिल किए। कई प्रोफाइल सामने आईं, मगर कोई भी स्पष्ट रूप से मामा जी के साथ नजर नहीं आ रही थी। फिर मैंने एक चाल चली। मैंने संभावित साझा दोस्तों, पॉसिबल म्यूचुअल फ्रेंड्स की सूची को देखा और एक प्रोफाइल ऐसी मिली जिसमें एक महिला की तस्वीर मामा जी की तरह लगने वाले एक व्यक्ति के साथ थी।
वह महिला खुद को पूजा बता रही थी और उसकी प्रोफाइल से जाहिर हो रहा था कि वह एक बुटीक बुटीक चलाती है। मैंने इस प्रोफाइल को गहराई से देखा। उस पर एक बुटीक का नाम और पता लिखा हुआ था। ये सब कुछ मेरे लिए हैरान करने वाला था। मामा जी का ताल्लुक एक ऐसी महिला से जो अपना कारोबार चलाती है। मेरे जहन में कई सवालात उभरने लगे। क्या यह वही पूजा है? क्या यह मामा जी का ही बुटीक है जिसके लिए वह दूध का कारोबार छोड़ देने की बात कर रहे थे? मामी जी का दोस्त और एक नई उलझन। एक दिन मामी जी ने मुझसे दोबारा कहा कि वह अपने दोस्त से मिलना चाहती हैं। मैंने उन्हें मना करने के बजाय कहा, मामी जी, मैं आपके साथ चलूंगी, आप जहां भी जाएंगी। मामी जी पहले तो हैरान हुई, फिर कुछ हिचकिचाहट के बाद मान गईं। ये मेरे लिए एक मौका था कि मैं मामी जी के दोस्त को भी देखूं और समझूं कि यह सब क्या चल रहा है। अगले दिन दोपहर के वक्त जब घर में कोई नहीं था, मामी जी और मैं एक ऑटो रिक्शा लेकर शहर के एक पुराने इलाके की तरफ रवाना हुए। मेरे दिल में जिज्ञासा, खौफ और उलझन सब एक साथ थे। हम एक छोटे से पार्क में पहुंचे, जहां एक पेड़ के नीचे एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। उसके बाल थोड़े सफ़ेद हो चुके थे और उसकी आंखों में एक थकान सी थी। मामी जी उसकी तरफ बढ़ीं और उन्होंने एक दूसरे को सलाम किया। वह कोई नौजवान लड़का नहीं था, जैसा कि मैंने सोचा था। वह एक साधारण सा इंसान लग रहा था। मामी जी ने मुझे उससे परिचित कराया। आरती, ये श्री सुनील हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं। फिर उन्होंने सुनील को बताया, यह आरती है, मेरी भांजी। सुनील ने मुझे देखकर एक धीमी सी मुस्कुराहट दी। उन दोनों ने बातें शुरू की, लेकिन उनकी बातों में कोई रूमानी भावना नहीं थी। वह बस अपनी जिंदगी की मुश्किलों, मामा जी की लापरवाही और सुनील की अपनी वैवाहिक जीवन की उलझनों पर बात कर रहे थे। सुनील की पत्नी कथित तौर पर बहुत ज्यादा शक करती थी और उसे चैन से जीने नहीं देती थी। मामी जी और सुनील दोनों अपने अपने दुख बयान कर रहे थे, जैसे दो जख्मी आत्माएं एक दूसरे का सहारा ढूंढ रही हों। मुझे महसूस हुआ कि मामी जी ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। उनका यह संबंध एक भावनात्मक सहारे का था, शारीरिक नहीं, जैसा कि मैंने पहले गुमान किया था। मगर यह भी तो ठीक नहीं था। एक शादीशुदा औरत का किसी और मर्द से भावनात्मक संबंध, ये बात भी तो परिवार की इज्जत के खिलाफ थी। मेरी उलझन और बढ़ गई। मैंने घर के बाहर दो अलग अलग राज खोज लिए थे। अब मुझे क्या करना था? क्या मैं सच को सबके सामने ला दूं? और अगर ऐसा किया तो क्या होगा? परिवार बिखर जाएगा या यह चीजें खुलकर सामने आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? संदेह और भय का बढ़ता हुआ साया। मेरी जिंदगी में अब एक नया ही तनाव आ गया था। रातों को मुझे नींद नहीं आती थी। एक तरफ मामा जी का कथित संबंध था और दूसरी तरफ मामी जी का भावनात्मक संबंध। मैं किसको सही कहूं और किसको गलत? हर व्यक्ति अपनी जगह मजबूर लग रहा था। मेरे अंदर एक तीव्र नैतिक संघर्ष, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था। मैंने सोचा कि अगर मैंने मामा जी का सच उनके सामने लाया तो क्या वह मामी जी की तरफ देखेंगे? क्या वह इस रिश्ते को खत्म कर देंगे जिससे मामी जी को सुकून मिलता है? और अगर मामी जी का राज फैश हुआ तो क्या होगा? परिवार की इज्जत, रिश्ते सब दांव पर लग जाएंगे। एक दिन जब मैं अकेली बैठी सोच रही थी, विशाल मेरे पास आया। उसके हाथ में एक कबूतर का बच्चा था। दीदी, तुम उदास लग रही हो, क्या हुआ? उसने पूछा। मैंने विशाल की तरफ देखा। उसकी मासूम आंखों में एक अजीब सी मोहब्बत थी। मुझे एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि क्या मैं उसे बता दूं सब कुछ, मगर मैं जानती थी कि वह अभी बच्चा है। वह इस बोझ को संभाल नहीं पाएगा। कुछ नहीं विशाल, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसे टाल दिया। अच्छा, क्या तुमने मेरी तस्वीरें देखी थीं? उसने अचानक पूछ लिया। मेरा दिल दहल गया। क्या उसे पता चल गया था? कौन सी तस्वीरें विशाल? मैंने खुद को संभाल कर पूछा। जो मैंने क्लिक की थी, तुम्हें याद है ना? वह मासूमियत से बोला। मैं तुम्हारी और रुक्मणी दीदी की बहुत अच्छी तस्वीरें लेता हूँ। मुझे सुकून का सांस आया। वह मेरी कंप्यूटर वाली तस्वीर के बारे में नहीं, बल्कि सामान्य तस्वीरों के बारे में बात कर रहा था। मेरा दिल कुछ हल्का हुआ। विशाल वाकई मासूम था। उसे किसी चीज का इल्म नहीं था। मेरी अगली रणनीति यह थी कि मैं पूजा के बुटीक का पता लगाऊं। मुझे वहां जाकर खुद देखना था कि मामा जी का वहां क्या किरदार है। क्या वह वहां अक्सर आते हैं? क्या उनका वाकई कोई व्यावसायिक संबंध है या यह सिर्फ एक बहाना है? मुझे यह भी देखना था कि वह पूजा किस किस्म की महिला है। ये मेरे लिए एक बड्ढा कुदम था, क्योंकि यह किसी के घर या काम की जगह पर जासूसी करने जैसा था। क्या मैं यह सब अकेले कर पाऊंगी? क्या यह परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा या मेरे इस कदम से कोई नई उम्मीद पैदा होगी? यह वह सवालात थे जो अब मेरे जहन में घूम रहे थे। बुटीक का रहस्य, सच्चाई की एक झलक। अगले दिन मैंने मामी जी से कॉलेज जाने का बहाना बनाया और घर से निकल गई। मेरा इरादा पूजा के बुटीक पर जाने का था। मैंने उसका पता फेसबुक से नोट किया था, जो शहर के एक पॉश इलाके में था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मुझे वाकई मामा जी का सामना करना पड़ेगा? मैं ऑटो रिक्शा लेकर बताए हुए पते पर पहुंची।
यह एक खूबसूरत और आधुनिक बुटीक था जिसका नाम स्मार्ट डिजाइन्स था। अंदर एक अत्यंत सुसंस्कृत महिला मौजूद थी जो ग्राहकों से बात कर रही थी। उनकी उम्र लगभग मामा जी जितनी ही लग रही थी। चेहरे पर खूबसूरती और आत्मविश्वास था। मैं फौरन समझ गई कि यही पूजा है। मैंने खुद को एक ग्राहक दिखाया और बुटीक के अंदर घूमने लगी। नजरें इस बात पर थीं कि क्या मामा जी यहाँ मौजूद हैं। 5-10 मिनट ही गुजरे होंगे कि दरवाजे पर लगी घंटी बजी और मैंने देखा कि मामा जी राहुल शर्मा बुटीक में दाखिल हो रहे हैं। उनके हाथ में एक बद्धा सा पैकेट था जिसमें शायद किसी किस्म का कपड़ा था। वह पूजा से मिले और उनके चेहरों पर एक अजीब सी सुकून और अपनापन था। वह ऐसे बात कर रहे थे जैसे दोनों की बहुत पुरानी जान पहचान हो। मैंने उन्हें गौर से देखा। उनकी बातों में कोई गैर नैतिक या गैर कानूनी चीज नजर नहीं आई। वह काम की बात कर रहे थे, डिजाइन और कपड़ों के बारे में। पूजा उन्हें विभिन्न रेशमी कपड़े दिखा रही थी और मामा जी उन्हें गौर से देख रहे थे। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मामा जी ने पूजा से कहा, पूजा जी, यह मेरा नया कारोबार है। आपकी मदद के बिना यह संभव न होता। पूजा मुस्कुराई और कहा, राहुल जी, यह आपकी मेहनत है जो रंग ला रही है। इस लम्हे सब कुछ स्पष्ट हो गया। मामा जी दूध का कारोबार छोड़ कर कपदहों का कारोबार शुरू कर रहे थे। वह पूजा के साथ व्यावसायिक साझेदारी में थे, न कि किसी नाजायज संबंध में। यह सुनकर मैं लगभग उछल पड़ी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मामा जी का यह राज था जिसकी वजह से वह घर पर बात नहीं कर रहे थे। शायद वह पूर्ण सफलता से पहले बताना नहीं चाहते थे और मामी जी ने उनके फोन पर किसी काम के सिलसिले में की गई कॉल को गलत समझ लिया था। ये एक बड़ी गलतफहमी थी। मैं वहां और रुक नहीं सकी। मैं तेजी से बाहर निकली। मेरा दिल सुकून से भर चुका था। सच्चाई का स्वीकार और गलतफहमी का अंत। घर वापस आकर मैंने सीधा मामी जी के कमरे का रुख किया। वह अकेली बैठी थीं, चेहरे पर वही उदासी थी। मैं उनके पास गई, घुटनों के बल बैठी और उनका हाथ पकड़ डट लिया। मामी जी, मुझे माफ कर दें। मेरी आवाज भर्राई हुई थी। मामी जी ने हैरानी से मुझे देखा। क्या हुआ आरती? मामी जी, मामा जी का कोई चक्कर नहीं है। मैंने भावुक होकर कहा। मैं अभी उनके बुटीक से होकर आई हूँ। वह पूजा जी के साथ मिलकर नया कपड़ों का कारोबार शुरू कर रहे हैं। वह कॉल जो आपने सुनी थी वह इसी सिलसिले में थी और मामा जी इस बात को शायद एक सरप्राइज रखना चाहते थे या पूर्ण होने से पहले बताना नहीं चाहते थे। मामी जी का चेहरा एकदम से चमक उठा। उनकी आंखों में नमी आ गई, मगर इस बार वह खुशी के आंसू थे। क्या वाकई आरती? जी मामी जी, वाकई। वह आपको नजरअंदाज नहीं कर रहे थे। वह बस अपने सपने पूरे करने में व्यस्त थे, हमारे घर के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए। मामी जी ने मुझे गले लगा लिया। हम दोनों रोने लगीं, खुशी और शर्मिंदगी के मिले जुले एहसासात के साथ। मामी जी ने रोते हुए कहा, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी आरती। मैंने शक करके अपने ही घर को उजाड़ने की कोशिश की। मैंने सुनील से मिलकर सब कुछ बिगाड़ दिया। नहीं मामी जी, मैंने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। आपने कुछ नहीं बिगाड़ा। आपको बस सहारे की जरूरत थी और जब मामा जी व्यस्त थे तो आपने वह सहारा बाहर तलाश किया। यह मानवीय स्वभाव है। लेकिन अब क्या होगा आरती? मामी जी ने परेशानी से पूछा। मैंने सुनील से मुलाकातें की। इस पर मामा जी का क्या प्रतिक्रिया होगी? मामी जी, हम सब मिलकर इस स्थिति को संभालेंगे। मैंने उन्हें तसल्ली दी। सबसे पहले आपको सुनील से बात करके यह संबंध का खत्म करना होगा। यह एक भावनात्मक सहारा था, मगर अब यह गलत दिशा में जा रहा है। और फिर हम सब मिलकर मामा जी से बात करेंगे। उन्हें बताएंगे कि आप क्यों उदास थीं और आपके जहन में क्या गलतफहमियां थीं। परिवार का फिर से जुड़ना और एक नई शुरुआत। उस शाम मैंने घर के सभी सदस्यों को छत पर इकट्ठा किया। मामा जी, मामी जी, विक्रम, रुक्मणी और विशाल। सब परेशान थे कि मैंने उन्हें क्यों बुलाया है। मैंने पहले विशाल की तरफ देखा। उसकी कबूतरों वाली मासूमियत मुझे याद आई। फिर रुक्मणी, जो अपने फैशन की दुनिया में मग्न रहती थी। विक्रम, जो अपनी नौकरी में व्यस्त था। और आखिर में मामा जी और मामी जी, जिनके दरमियान एक अनदेखी दीवार खड़ी थी। मैंने उन्हें अपनी तहकीकात का आगाज बताया। विशाल के कंप्यूटर पर मेरी तस्वीर, मामी जी का मुझसे अपने दोस्त के बारे में बात करना और फिर पूजा के बुटीक तक मेरा सफर। मैंने उन्हें सब कुछ ईमानदारी से बताया कि कैसे मैंने मामा जी पर शक किया और फिर पूजा के बुटीक से सच्चाई का पता चला। मैंने मामा जी को बताया कि मामी जी किस तरह गलतफहमी का शिकार हुई और कैसे उन्हें लगा कि वह नजरअंदाज हो रही हैं। मामा जी हैरान थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका नया कारोबार घर में इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा कर सकता है। उन्होंने स्वीकार किया कि वह कारोबार को एक सरप्राइज रखना चाहते थे, इसीलिए घर पर इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे। उन्हें अफसोस हुआ कि उनकी वजह से मामी जी को इतनी तकलीफ पहुंची। फिर मामी जी ने अपनी बारी ली।
उन्होंने रोते हुए अपनी तन्हाई नजरअंदाज किए जाने का एहसास और सुनील से भावनात्मक संबंध का स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि कैसे वह सिर्फ एक भावनात्मक सहारा ढूंढ रही थीं और कैसे उनकी गलतफहमियों ने उन्हें इस राह पर डाल दिया। उन्होंने सबसे माफी मांगी, खास तौर पर मामा जी से। मामा जी ने मामी जी की बात खामोशी से सुनी। उनके चेहरे पर दुख था, मगर साथ ही समझदारी भी थी। उन्होंने मामी जी को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो सोनिया, मेरी व्यस्तता ने तुम्हें इतना तन्हा कर दिया कि तुम्हें बाहर सहारा ढूंढना पड़ा। मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। विक्रम, रुक्मणी और विशाल भी यह सब सुनकर हैरान थे। उन्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ था कि उनके माता पिता के दरमियान इतनी गहरी बात चल रही है। सबने एक दूसरे को तसल्ली दी। इस रात हमारे परिवार ने अपने राजों को पहली बार एक दूसरे के सामने खोला था। सब ने सच बोला, चाहे वह कितना ही मुश्किल क्यों न था। सब ने एक दूसरे की गलतियों को माफ किया और एक नई शुरुआत का अहद किया। मामी जी ने सुनील से संपर्क किया और उसे समझाया कि अब वह इस संबंध को जारी नहीं रख सकती। यह संबंध भावनात्मक सहारा था, मगर अब वह अपने परिवार पर ध्यान देना चाहती हैं। आज हमारे घर में पहले से कहीं ज्यादा अमन और मोहब्बत है। मामा जी अपने नए कारोबार में व्यस्त हैं, मगर अब वह मामी जी को पूरा वक्त देते हैं और उन्हें अपने फैसलों में शामिल रखते हैं। मामी जी भी खुश हैं और घर में दोबारा रौनक आ गई है। मैंने अपनी जासूसी छोड़ दी है, मगर अब मैं इस परिवार की गहरी समझ रखती हूँ और जानती हूँ कि सच कितना अहम है। विशाल अब भी कबूतरों के पीछे पागल है, रुक्मणी फैशन में माहिर है और विक्रम अपने काम में व्यस्त है। मगर अब सबके दरमियान एक खास समझदारी और प्यार का रिश्ता है। यह एक नया आगाज था, जो एक छिपी हुई सच्चाई के खुलासे के बाद संभव हुआ।